कंपटीशन लॉ में सबसे पहले हमने देखा बच्चे एक टॉपिक कंपटीशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी की अगर कंपटीशन है तो अल्टीमेटली क्या होता है, इकोनॉमी में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर कंपटीशन है तो मार्केट में हर कोई compete करने के लिए कुछ नया इंट्रोड्यूस करता है तो एफिशिएंसी क्या होती है बच्चे, बढ़ जाती है। इसमें मैंने कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद कराए थे, जैसे कंपटीशन इज लिंक्ड विद इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, न्यू टेक्नोलॉजी, ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद एफिशिएंसी बढ़ती है, लेबर मार्केट को और फ्लेक्सिबल कर दिया जाता है और उनको स्किल बनाया जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली कॉस्ट रिडक्शन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी लोगों की ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था कंपटीशन लॉ, कंपटीशन एंड कंपटीशन पॉलिसी। अब आप बताओ कंपटीशन बढ़ा है कि पॉलिसी, पॉलिसी बढ़ी है, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस टॉपिक से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था व्हाट इज कंपटीशन इन द मार्केट, जिसका मतलब है कि कॉमन पार्लियामेंट्स में जहां बायर किस चीज के लिए स्ट्राइव करते हैं, बायर्स बेनिफिट के लिए, ठीक है। सेलर्स किसके लिए ड्राइव करते हैं, प्रॉफिट के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। इकोनॉमिक्स मतलब कंपटीशन एक तरीके की इकोनॉमिक राइवलरी भी होती है, ठीक है, जो अल्टीमेटली अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। और इसमें दोनों तरह की प्रैक्टिसेस होती है, फेयर प्रैक्टिसेस भी होती है और अनफेयर भी। फेयर जैसे कि रिड्यूस कॉस्ट, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, ठीक है, और आपको वेरिएशंस मिलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के। और अगर अनफेयर बोलूं तो अनफेयर में क्या क्या आ गया, प्रीडेटरी, एक्सक्लूसिव, कलोजन, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव प्राइस, रिस्ट्रिक्टिव मार्केट करना, ये सब कहाँ आ गए आपके अनफेयर में। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसीज। जब हम देख रहे हैं कि बेसिक पर्पस ऑफ पॉलिसी क्या है बच्चे, बेसिक पर्पस ऑफ पॉलिसी इज टू preserve law and preserve and promote the competition। उसके बाद बेसिकली इंश्योर करते हैं कि सबको रिसोर्सेज का हक है, जो भी हमारी कंट्री में रिसोर्सेज वो सबको है। कंपटीशन के दो एलिमेंट्स है, एक क्या बच्चे, वन इज सेट ऑफ पॉलिसीज, और दूसरा एलिमेंट क्या है कि कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस ना करे, ठीक है। उसके बाद अपन ने ये चीज बना दी कि देयर इज अ पॉलिसी जो अकेले, देयर इज अ लॉ जो अकेले कुछ नहीं कर सकता, तो हमें कुछ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी एंड पॉलिसी की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हमने एक टॉपिक देखा था डायरेक्टली कंपटीशन लॉ का इवॉल्वमेंट कैसे हुआ। तो एमआरटीपी एक्ट को इसने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया, रिपील कर दिया पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें जो 4 ऑब्जेक्टिव एमआरटीपी के, जिसकी वजह से हमने इसको रिप्लेस किया, वो 4 ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला क्या है बच्चे, प्रिवेंशन ऑफ, देख सकते हो, देख के रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डेट्रीमेंट। सेकेंड वाला क्या है, कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज। थर्ड वाला क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, और उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड। अब अगर मैं इससे कंपेयर करूं कंपटीशन लॉ का पर्पस, तो कंपटीशन लॉ का पर्पस क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, कमीशन बनाना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स प्रोटेक्ट करना, एंड अदर मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। तो अब जब इसमें इतनी सारी बातें आ गई, इसमें एक भी बार नहीं बोला कि यार इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है, ट्रेड का फ्रीडम है, या फिर कंज्यूमर के इंटरेस्ट में, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया। 2 टाइप की कमिटीज पड़ी थी, एक साचार कमेटी और एक राघवन कमेटी। जो साचार कमेटी उसने क्या बोला था, मिसलीड एडवर्टीजमेंट नहीं करना, और जो हमारी राघवन कमेटी उसने क्या बोल दिया था, कंपटीशन लॉ ओब्सोलीट, मतलब एमआरटीपी एक्ट क्या हो गया है, ओब्सोलीट हो गया, हमें नए लॉ की जरूरत है क्योंकि इंटरनेशनली लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड कंपटीशन इन द मार्केट, क्योंकि ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं किनको, कंज्यूमर्स को, और कंपटीशन लॉ यूनिवर्सली क्या हो चुका है, एक्नॉलेज हो चुका है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स जहां पे मैक्सिमम इंसेंटिव उनको चाहिए, उसके लिए वो नए नए इनोवेशंस लाएंगे, कॉस्ट को कम करेंगे, बेस्ट क्वालिटी देंगे और कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल करेंगे। ये एक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ाता है मार्केट में, और ये अकेले नहीं पॉसिबल है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है क्या, कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है। इसके बाद कॉम्पिटिशन एक्ट जहां स्टार्ट होता है वहां पे उन्होंने लिख दिया जो अभी आपने मुझे पर्पस बताया। एक बार फिर से देखेंगे, पहला क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन, तीसरा क्या है, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, उसके बाद प्रमोट एंड सस्टेन
उसके बाद प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, इंश्योर व्हाट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड अदर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। अब आप एक बात बताओ, जिन्होंने क्लासेस काफी सारी अटेंड किया, बताओ कॉम्बिनेशन, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, डोमिनेंट पोजीशन, ये सेक्शन 3, 4, 5, 6 जो अपन ने पढ़े थे, 6, 3, 4, 6, इन सब में क्या हर जगह यही था, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट। उसमें वर्ड क्या आ गया था, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट अगर होता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सीधे डायरेक्टली, ये अपन ने देख लिया था कि कंपटीशन की कुछ कुछ बेनिफिट्स है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, ग्रोथ लेके आता है और वेलफेयर लेके आता है। कुछ और एडवांटेजेस भी हैं जो अपन ने शॉर्ट में लिख लिए थे। उसके बाद फिर अगर इंटरनेशनल मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी चाहिए तो प्रेशर किसका होता है, कॉस्ट कंट्रोल करने का। फिर मार्केट में इजी एंट्री एग्जिट होना चाहिए। फिर इससे और क्या होता है, इनोवेशन एनकरेज होता है। अल्टीमेटली बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का भी प्रेशर मार्केट में होता है, ठीक है। 2-3 डेफिनेशंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्विजिशन मींस डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्वायरिंग और अग्रीइंग टू अक्वायर, क्या मैनेजमेंट और शेयर्स, वोटिंग राइट्स, ठीक है, या फिर एसेट्स। अग्रीमेंट मतलब वेदर और नॉट, रिटन और ओरल, ठीक है, वेदर और नॉट, एक और एनफोर्सेबल बाय लॉ और नॉट, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कार्टेल। कार्टेल मतलब क्या बच्चे, एक एसोसिएशन। कार्टेल मतलब एसोसिएशन, किनका एसोसिएशन, प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स, सर्विसर्स, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स। उसके बाद ये आपस में क्या कर लेते हैं, एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें वो अटेम्प्ट क्या करते हैं, कंट्रोल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्राइस, ट्रेड और गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद इसका नेचर कैसा है, कॉम्पिटिटिव लेवल्स में किसको इंजरी देता है, ये कंज्यूमर्स को इंजरी देता है, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली हाई प्राइसेस कर देते हैं, क्वालिटी पुअर कर देते हैं और कोई चॉइसेस नहीं देते। 3 टाइप के कार्टेल होते हैं, कौन कौन से, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल, ठीक है। ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो कंड्यूसिव टू कार्टेलाइजेशन होते हैं, देख के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड फ्यू कॉम्पिटिटर्स, उसके बाद हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स, उसके बाद होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बाद सिमिलर प्रोडक्शन कॉस्ट, नेक्स्ट एक्सेस कैपेसिटी, उसके बाद हायर डिपेंडेंसी ऑफ द कंज्यूमर्स ऑन द प्रोडक्ट और फिर हिस्ट्री ऑफ कलोजन। ये बेसिक कंडीशन है जिससे हमें पता चलता है क्या कि कार्टेल फॉर्म हो रहा है। फिर अपन ने ऐसी कंज्यूमर की, मुझे शॉर्ट में बता दो, कंज्यूमर की डेफिनेशन में क्या कमर्शियल पर्पस भी इंक्लूड होगा कंपटीशन एक्ट में, हाँ। तो एक तो जो कंज्यूम कर रहा है वो भी, और कमर्शियल के लिए रह रहा है तो भी, रीसेल कर रहा है तो भी, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद डीजे अपन ने पढ़ा था, मेरा फेवरेट पर्सन। उसके बाद फिर आ जाते हैं 3 मार्केट पढ़े थे, रेलेवेंट मार्केट के अंदर 2 आते हैं, कौन कौन से, ज्योग्राफिकल मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है। 2 टाइप के मार्केट होते हैं, ज्योग्राफिकल और प्रोडक्ट। अब ज्योग्राफिकल तो उसमें वो क्या देखते हैं, एरिया देखते हैं, और जो प्रोडक्ट मार्केट होता है उसमें वो क्या देखते हैं कि इंटरचेंजेबल होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये 2 चीजें वो कवर करता है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोहिबिशन, मेन सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बोलता है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रोहिबिशंस है। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम पूछूं सेक्शन 3 क्या बोलता है, तो आपको बोलना पड़ेगा, नो एंटरप्राइज एंड एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज शैल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट व्हिच इज हैविंग और लाइकली टू कॉज अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। तो सेक्शन 3 क्या बोलता है, नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज और पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस shall enter into an agreement of production, supply, distribution, storage, control, ठीक है, which cause or likely to cause appreciable adverse effect। इसके 2 टाइप हमने समझे थे, जो हमको वर्ड याद नहीं रखना है, पर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 टाइप, एक कौन सा हॉरिजॉन्टल और एक कौन सा वर्टिकल। जब मैं बोल रही हूँ हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स, तो उसमें पहले क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेल परचेज प्राइस को घुमा देते हैं। उसके बाद लिमिट कर लेते हैं क्या, प्रोडक्शन या कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, शेयर्स, मार्केट एरिया एलोकेट कर देते हैं, सही बोला, एलोकेशन ऑफ एरिया। और लास्ट क्या हो गया, बिड रिगिंग, कलोजन, बिडिंग करते हैं। फिर से एक बार हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स में क्या आता है बच्चे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर प्राइस के साथ खेलते हैं, डिसाइड करते हैं क्या रखनी है। उसके बाद लिमिट कर लेते हैं प्रोडक्शन को, उसके बाद एलोकेशन ऑफ एरिया दे देते हैं, ऐसे अग्रीमेंट्स जिसमें आप वो एरिया आपको एलोकेट कर दे रहे हो। लास्ट बिड रिगिंग वाले अग्रीमेंट्स कर लेते हैं कि हम डिसाइड करेंगे कौन बिड जीतेगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद टॉपिक आता है बिड रिगिंग इज एंटी कॉम्पिटिटिव। बिड रिगिंग मतलब फेवरेबल प्राइजेस पे आप क्या कर रहे हो, बिडिंग कर रहे हो। अब बिडिंग
बिड रिगिंग कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं या कॉमनली अडॉप्टेड वेज है जिसको हम बोलते हैं कि ये सब क्या है, बिड रिगिंग है। पहला वाला क्या है बच्चे, आइडेंटिकल बिड सबमिट कर रहे हैं। दूसरा वाला क्या है, देख के रीड करो बच्चे, रिवाइज हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आपको याद नहीं है तो। दूसरा वाला क्या है, लोएस्ट बिड डिसाइड कर लेना कि लोएस्ट बिड कौन सबमिट करेगा। उसके बाद थर्ड क्या है, कवर बिड्स दे देना। उसके बाद अग्रीमेंट कर लेना नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर। उसके बाद बेसिकली अपने प्राइजेस खुद डिसाइड कर लेना। उसके बाद स्क्वीज आउट द आउटसाइड बिडर। उसके बाद बिड विनर्स रोटेशनल बेसिस पे डिसाइड करना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, आइडेंटिकल बिड्स देना। उसके बाद क्या करना बच्चे, लोएस्ट बिड डिसाइड कर लेना कौन देगा। थर्ड कवर बिड्स। उसके बाद नॉट टू बिड अगेंस्ट ऐसा अग्रीमेंट कर लेना। उसके बाद ठीक है, कैलकुलेट प्राइस कर लेना बिडिंग की। उसके बाद आउट स्क्वीज आउट द आउटसाइडर्स। और लास्ट बिड विनर्स ऑन रोटेशनल बेसिस। सबको क्लियर हुआ? चलो अब भी हम ये रिवाइज करने के बाद टेस्ट की डेट डिसाइड कर लेंगे कि हाफ ऑफ द चैप्टर का एक टेस्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ वर्टिकल अग्रीमेंट्स पढ़े थे। वर्टिकल अग्रीमेंट्स क्या क्या है बच्चे, टाई एंड अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट, फिर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, उसके बाद रिफ्यूजल टू डील और रीसेल प्राइस मेंशन। फिर से पहला वाला क्या है, टाई एंड अरेंज। दूसरा वाला एक्सक्लूसिव डीलिंग। तीसरा वाला एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। फिर रिफ्यूजल टू डील और रीसेल प्राइस। अगर एग्जाम्पल पूछो तो टाई एंड अरेंजमेंट वाला एग्जाम्पल क्या था, एक कंप्यूटर वर्सेस स्पीकर, एक लेना है तो दूसरा लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद एक्सक्लूसिव डीलिंग अरेंजमेंट, सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट आप रख सकते हो, ठीक है, और किसी और का प्रोडक्ट आप नहीं रख सकते। फिर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, एरिया एलोकेट कर देना, है ना। रिफ्यूजल टू डील, अगर तुम किसी और से सप्लाई लेते हो तो मैं तुम्हें सप्लाई नहीं दूंगा। और फिर लास्ट वाला क्या है बच्चे, रीसेल, इससे मिनिमम प्राइस पे तो आप बेच ही नहीं सकते, ये आप डिसाइड करके नहीं दे सकते। ये अग्रीमेंट्स क्या है, अगर दे आर कॉजिंग अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट तो दे आर प्रोहिबिटेड। ऐसे अग्रीमेंट्स करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे ये, वॉइड हो जाएंगे। इसको शॉर्ट में उन्होंने एक पूरा आंसर बना के दिया, फटाफट रीड कर लो यहां से, जो अभी अपन ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स पढ़ लिए। जिन जिन ने क्लासेस अटेंड नहीं की थी वो बाय दिस संडे आई होप सारे वीडियोस देख लेंगे, है ना। तो वो बहुत इजी हो जाए, देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं देखा है तनु, आई गेस नहीं देखा ना तूने, देख लिया, ठीक है, तो वो कवर कर लेना तो इजी हो जाएगा टेस्ट के लिए। तो मैं सोच रही हूँ मंडे या ट्यूसडे रख देती हूँ टेस्ट, ठीक है, ट्यूसडे रख ही सकते हैं। चलो फिर सेक्शन 4 बच्चे, सेक्शन 4 क्या है, सेक्शन 4 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है। अभी इसमें क्या बोल दिया, नो एंटरप्राइज और नो ग्रुप शैल अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन। अब सबसे पहले उन्होंने बता दिया डोमिनेंट पोजीशन है क्या। अच्छा, पहले उन्होंने बोल दिया अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है, जब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्या करते हो, अनफेयर या फिर डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस देते हो। इसके अंदर दो चीजें, या फिर कंडीशन प्राइस परचेज में लगा दो या फिर प्रीडेटरी प्राइस को इंक्लूड कर दो, ठीक है। सेकंड वाला क्या था, लिमिट और रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो टेक्निकल। पहला वाला क्या हो गया, प्राइस के साथ, दूसरा वाला क्या हो गया, प्रोडक्शन के साथ। फिर तीसरा क्या है, इंडल्जेंट इन प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस, दूसरे वाले को मार्केट एक्सेस का राइट ही नहीं दे रहे हो, ऐसी जगह पे बैठे हुए, इसको हम क्या बोलते हैं, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है। फिर क्या है, फोर्थ कंक्लूजन कॉन्ट्रैक्ट्स कर ले रहे हैं हम, एक्सक्लूसिव डीलिंग्स। उसके बाद यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन वन रेलेवेंट एरिया टू प्रोटेक्ट इन अनदर। तो ये रिलायंस वाला एग्जांपल आपको याद होगा, एक जगह जो आपने ब्रांड इमेज बना ली उसको दूसरी जगह आप यूज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एक बार फिर से डोमिनेंट पोजीशन के अंदर 5 पॉइंट्स है बच्चे। पहला क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, अनफेयर इम्पोज प्राइस के साथ खेल रहे हो। दूसरा क्या है, लिमिट और रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन या फिर टेक्निकल डेवलपमेंट। तीसरा क्या है, इंडल्ज कहां हो रहे हो, ऐसी प्रैक्टिसेस में जिसमें लोगों के पास मार्केट एक्सेस नहीं है। फिर चौथा क्या है बच्चे, कंक्लूजन कॉन्ट्रैक्ट्स पे उतर आ रहे हो। उसके बाद लास्ट
एक एक पोजीशन जो रेलेवेंट मार्केट में आपने बनाई है उससे आप दूसरे रेलेवेंट पोजीशन पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब क्या है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट पोजीशन? डोमिनेंट पोजीशन मतलब जब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, इंजॉइंग द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब एंटरप्राइज ऊपर बैठा है, नीचे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस में क्या हो रहा है उसको मतलब नहीं है। इसी का सेकेंड पॉइंट, वो अफेक्ट नहीं होता है किसी भी कंज्यूमर से या फिर कॉम्पिटिटर से इन द रेलेवेंट मार्केट, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रीडेटरी प्राइस एक क्वेश्चन अपन ने बताया बिलो दी कॉस्ट, तो अगर आप ये कर रहे हो तो ये अलाउड नहीं है। उसके बाद डोमिनेंट पोजीशन का एक प्रॉपर आंसर है, फटाफट रीड करो। जो अभी हमने पढ़ा उसका एक पूरा प्रॉपर आंसर फॉर्म है। ठीक है, डन। अब आ जाते हैं हम कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने पढ़ी थी बहुत सारी लिमिट्स। ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल लिमिट्स है इसमें। चलो हम स्लोली स्लोली रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले कह रहे हैं कॉम्बिनेशन में एक चीज आती है एक्विजिशन। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन में क्या आती है? एक्विजिशन। जब एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के साथ क्या करता है? एक्वायर करता है, या फिर एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ मर्जर या अमलगमेशन डिसाइड करता है, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। अब एक्विजिशन क्या क्या होता है? ठीक है, एक्विजिशन क्या क्या होता है? तो पहला पॉइंट, जब एक सिंगल एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के साथ मर्ज होने की कोशिश कर रहा है, एक सिंगल एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, तो मिनिमम एसेट्स कितने बोल रहे हैं वो? 1000 करोड़। अगर इसी को मैं टर्नओवर बोलूं तो 3000 करोड़। वेरी गुड यार, याद है तुम लोगों को। उसके बाद अगर सेम थिंग इज हैपनिंग इधर इन इंडिया, तो 1000 और 3000। अब सेम थिंग इज हैपनिंग आउटसाइड इंडिया, तो फिर कितनी होगी? 500 मिलियन प्लस 500 एसेट्स, करोड़ के एसेट्स इंडिया में होने चाहिए, मतलब इसमें इंक्लूडेड होने चाहिए 500 करोड़ इंडिया के। उसके बाद फिर बच्चे क्या? 1500 मिलियंस और प्लस 1500 करोड़ एसेट्स इन इंडिया। वेरी गुड। फिर से हम देखते हैं, एक एंटरप्राइज इंडिया में दूसरे एंटरप्राइज, सिंगल एंटरप्राइज इंडिया में सिंगल एंटरप्राइज को अक्वायर कर रहा है, तो 1000 एसेट 1000 करोड़ के एसेट्स हो या फिर 3000 करोड़ का टर्नओवर, इन दोनों में से जो भी हुआ तो हम क्या मान लेंगे? आपने क्या किया है? एक्विजिशन किया है, विच इज कवर्ड अंडर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब अगर एक एंटरप्राइज इंडिया में और एक एंटरप्राइज अब्रॉड में, अब एक सिंगल एंटरप्राइज को अक्वायर कर रहा है जो अब्रॉड में, तो मिनिमम एसेट्स कितने हैं वहां पे? 500 मिलियन प्लस 500 करोड़ इसमें इंक्लूड होने चाहिए जो एसेट्स इन इंडिया है। अगर मैं बोलूं एसेट्स नहीं है, टर्नओवर है, टर्नओवर कितना? 1500 मिलियन। ठीक है, प्लस इसमें कितने एसेट्स इंक्लूड होने चाहिए? 1500 करोड़। ठीक है, अब अगर हम ग्रुप लेवल पे देखते हैं, मतलब एक इंटायर रिलायंस ग्रुप इंडिया में एक इंटायर टाटा ग्रुप को अक्वायर कर रहा है, तो फिर यहाँ एक इंटायर ग्रुप एक ही सिंगल एंटरप्राइज को अक्वायर कर रहा है, तो फिर मिनिमम एसेट्स कितने? 4000 करोड़। और अगर एसेट्स नहीं है तो टर्नओवर कितना? 12,000 करोड़। ठीक है, ये क्या हो गया? ग्रुप लेवल इन इंडिया। अभी ग्रुप लेवल आउटसाइड इंडिया अगर हम देखें तो फिर एसेट्स कितने? 2 बिलियन और टर्नओवर कितना? 6 बिलियन। ठीक है, बी पॉइंट था कि किसी ना किसी तरीके से आप कंट्रोल ले रहे हो, एक पर्सन किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल अक्वायर कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल अक्वायर कर रहा है, तो अगेन एक एसेट, एक एंटरप्राइज इंडिया में बाहर की कंपनी, इंडिया में इंडिया की कंपनी को अक्वायर कर रहा है, तो फिर इंडिया की कंपनी पे कंट्रोल ले रहा है, तो फिर कितना? अगेन 1000 और टर्नओवर अगेन 3000। सेम, एक इंडिया में एक आउटसाइड इंडिया और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर 500 मिलियन और प्लस इंक्लूड 500 करोड़ एसेट्स इन इंडिया, और टर्नओवर कितना? 1500 करोड़, 1500 मिलियन, उसमें 1500 करोड़। फिर अगर इसी का ही ग्रुप लेवल हम देख ले बच्चे, कंट्रोल करने की कोशिश, तो सेम चीज है, 4000 और 12,000। उसके बाद फिर अगर एक बाहर में है तो फिर 2 बिलियन, जिसमें 500 इधर पे इंक्लूड होना पड़ेगा, 2 बिलियन जिसमें 500 एसेट्स कितने हैं? करोड़ इंडिया के, या फिर टर्नओवर कितना? 6 बिलियन या फिर 1500। तो अभी एक बार लिमिट याद कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था 1000 3000, सिंगल सिंगल है तो 1000 3000, आउटसाइड इंडिया है तो
500 मिलियन और 1500 मिलियन, इसमें 500 और 1500 करोड़ इंडिया वाले इंक्लूड हो। फिर अगर ग्रुप में है तो एसेट्स कितने, 4000, टर्नओवर 12000। अभी ग्रुप में बाहर बाहर 2 बिलियन और 6 बिलियन। फिर कंट्रोल कर रहा है इंडिया में तो 1000, 3000, और फिर बाहर एक बाहर है तो 500, 1500। ठीक है, उसके बाद ग्रुप लेवल इंडिया में ही हो रहा है तो 4000, 12000, इंडिया के बाहर हो रहा है तो 2 बिलियन और 6 बिलियन, और उसमें 500 करोड़ और 1500 टर्नओवर इंक्लूड होना चाहिए। फिर सी पॉइंट, एनी मर्जर एंड अमलगमेशन, एनी मर्जर एंड अमलगमेशन, फिर से वही लिमिट है, एसेट्स 1000, टर्नओवर 3000। फिर से वही है, बाहर हो रहा है तो 500 मिलियन और उसमें 500 करोड़ एसेट्स इंक्लूड होने चाहिए, 1500 टर्नओवर मिलियन और उसमें 1500 करोड़ टर्नओवर इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, सेम विद अगर ग्रुप लेवल हो रहा हो तो फिर 4000, 12000, 2 बिलियन, 6 बिलियन, इसमें भी 500 और 1500 इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, फिर एक पॉइंट है कि अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू 2000 करोड़ से इंक्रीज हो जाती है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन एक्विजिशन के अंदर वो कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, जो भी है बाकी सब अगर प्रिस्क्राइब लिमिट में कवर नहीं होता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन के अंदर भी कवर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कंट्रोल, ग्रुप, टर्नओवर, इन सब की हमने डेफिनेशन देखी थी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज कॉम्बिनेशन इन इंडिया। कॉम्बिनेशन मतलब क्या क्या, 4 पॉइंट्स याद कराए थे, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स, एसेट्स और एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज। इसमें और क्या इंक्लूड हो जाता है बच्चे, मर्जर एंड अमलगमेशन एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, इसको हम क्या बोल देंगे, कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ मैंने साइड में वर्ड्स लिखवाए थे, इसके पहले जो अपन ने पढ़े ना सारी लिमिट्स, उसका एक अच्छा स्टिकी नोट बनाया हुआ है, इन लोगों से कॉपी कर लेना। ठीक है, बहुत इजी, उसको शॉर्ट में कर दिया अपन ने पूरा। अगर आपके कॉम्बिनेशन इज लाइकली टू कॉज और इज कॉजिंग अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, देन इट शेल बी void and it is not allowed। ठीक है, उसको हम डिक्लेयर void कर देंगे, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, किसी को कोई डाउट है? चलो, कॉम्बिनेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, जो अभी अपन ने थ्रेशोल्ड लिमिट पढ़ी वो एक्विजिशन की थी, वो किसकी थी, एक्विजिशन की। कॉम्बिनेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ये एंटरप्राइज लेवल पे अगर इंडिया लेवल पे एसेट्स अगर मतलब इंडिया लेवल पे अगर कंबाइन होते हो आप तो फिर कंबाइन एसेट्स कितने बच्चे, 2000 करोड़, और टर्नओवर कितना, 6000 करोड़। और अगर यही सिंगल एंटरप्राइज लेवल वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो रहा है तो फिर कितना, 1 बिलियन, उसमें एटलीस्ट कितने, 1000 करोड़ इन इंडिया। और फिर अगर टर्नओवर देखूं तो $3 बिलियन और एटलीस्ट 3000 करोड़ इन इंडिया। अगर ग्रुप लेवल पे कॉम्बिनेशन हो रहा है तो फिर इंडिया में कितने एसेट ज्यादा होने चाहिए, 8000 से अबव, और टर्नओवर है तो 24000 से अबव। उसके बाद वर्ल्ड वाइड देखूं तो 4 बिलियन, उसमें कितने एसेट्स इंक्लूड होने चाहिए, 1000 करोड़। या फिर टर्नओवर देखूं तो 12 बिलियन और कितने एसेट्स इंक्लूड होने चाहिए, 3000 करोड़। ठीक है, एग्जेम्पशन किसको है, जिसके एसेट्स 350 से कम हो रहे हो या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ से कम हो रहा है, इनको बोल दिया एग्जेम्प्ट है, आप मत आना हमसे मर्जर का कॉम्बिनेशन का नोटिस देने। अगर आपका कॉम्बिनेशन होता है, अगर आप इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर आते हो तो आपको क्या देना है, नोटिस देना है। नोटिस क्या देना है, नोटिस। किसको नोटिस देना है, सीसीआई को, कि हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज, ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है तो फिर क्या कर दो, अप्रूव कर दो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, डिनायल कर दो। और अगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया तो अप्रूव मान लेंगे 150 डेज। ठीक है, अब देखो नोटिस कब देना है, सबसे पहले तो वो नोटिस कब देना है, वो कह रहा है कि जब जब आपका बीआर पास हो जाए तब, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ अग्रीमेंट हो जाए। 2 पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे डायरेक्टली, इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए मार्क करा है, क्वेश्चन आ सकता है कि सीसीआई को नोटिस कब देना है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैठ के, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया मतलब आप लोग कितने लोग बैठे हो, ठीक है, अब आप लोगों को मैंने बोल दिया अप्रूव करो, ये कॉम्बिनेशन है कि नहीं, शो ऑफ हैंड्स करो, करो, अप्रूव करना है कि नहीं, करो ना अप्रूव। मेजॉरिटी ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। कितने बोरिंग इंसानों ने करना अप्रूव। नहीं, पीछे से लड़कियों ने भी इशारा किया था, ऐसा नहीं। ठीक है, अभी 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 अगर अप्रूव हो गया तो आज आप लोग ने शो ऑफ हैंड्स कर दिया, अप्रूवल आ गया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीसीआई को
नोटिस भेजना पड़ेगा। या फिर दोनों कंपनीज है, एक ये कंपनी है हमारी कंपनी, एक आपकी कंपनी है, अपन ने मिलके क्या कर लिया, अग्रीमेंट कर लिया, दोनों ने अग्रीमेंट को क्या किया, साइन किया, तो अग्रीमेंट क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब हमको सीसीआई को क्या भेजना है, नोटिस भेजना है। इन दोनों में से जो भी चीज हो जाए वो आपको करनी है और उसके बाद सीसीआई को नोटिस देना है। ठीक है, नोटिस कब देना है, 100 नोटिस देने के बाद आपको कितने दिन रुकना है, 150 डेज। इधर इसके अंदर आपको अप्रूवल आ जाएगा, इधर इसके अंदर अप्रूवल नहीं आया तो 151 डे पे आप क्या मान लेना, आपका कॉम्बिनेशन क्या हो गया है, अप्रूव हो गया है। वेरी गुड। क्या बोल रही थी, फाइनेंस डिनाई नहीं, डिनाई करना होगा तो मुंह पे जवाब देगा वो, ठीक है। और अब अगर अप्रूव करना होगा तो अप्रूव करेगा, और अप्रूव करना और होशियारी माननी हो तो 150 डेज तक रुक जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, आप मान लेना क्या हो गया, अप्रूव हो गया। उसके बाद ये सारे सब सेक्शंस का अपन ने शॉर्ट बनाया था कि सीसीआई प्रोसेस को नोटिस करेगा, ऑल्टरनेटिव नोटिस भी अगर होगा कोई स्पेसिफिक फॉर्म में तो आपको वो परमिट करेगा कि वो भर दो। डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे अगर 150 डेज तक अप्रूवल नहीं आया। वॉइड अप्रूवल अगर उसको लगेगा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो फिर अप्रूवल कैंसिल कर देगा। एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में कवर होगे तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है सीसीआई। सीसीआई क्या है बच्चे, एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट। अब नेक्स्ट टाइम पूछो तो बोलना क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, जिसका क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, और क्या है उसकी कॉमन सील, और क्या है कॉमन सील। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं लिखा है बच्चे, ठीक है। सबसे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट, और उसका क्या है, एक परपेचुअल सक्सेशन, और उसके पास क्या है, कॉमन सील। उसके बाद अगर इसके पास कॉमन सील है तो ये किसी भी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, सेल कर सकता है, इन इट्स ओन नेम, सू भी हो सकता है और पार्टी को सूट भी कर सकता है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कमीशन, इसमें कौन कौन आना चाहिए कॉम्पोजिशन में, सबसे पहले एक चेयरपर्सन, मिनिमम कितने लोग, दो, मैक्सिमम कितने, 6। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 6। अब ये जो चेयरपर्सन और मेंबर्स है ये कैसे होने चाहिए दिमाग से, एबिलिटी, इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग, एकदम होशियार एबिलिटी, इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग विथ स्पेशल नॉलेज और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, कितने साल का, 15 साल का एक्सपर्टीज। उसके बाद ये जो 15 साल का एक्सपीरियंस है वो किस में होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, पब्लिक अफेयर्स और कंपटीशन लॉ। इनको अपॉइंट कौन करता है बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन किससे पूछ के करती है, किसके रिकमेंडेशन पे करती है, सिलेक्शन कमेटी, किसके रिकमेंडेशन उनके, सिलेक्शन। तो अब ये एक चेयरपर्सन और 2 लोग या फिर 6 लोग, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किससे पूछ के अपॉइंट कर रही है, एक सिलेक्शन कमेटी। अब ये एक सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग है बच्चे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी, और कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और सेक्रेटरी कौन है बच्चे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और फिर यही लोग और एक्सपर्ट्स जिनको स्पेशल नॉलेज है ऑल दी सब्जेक्ट जो अभी अपन ने बोले, ठीक है। उसके बाद फिर टर्म ऑफ ऑफिस, ये चेयरपर्सन और मेंबर्स कितने टाइम के लिए काम करेंगे ऑफिस में, 5 साल के लिए। क्या रीअपॉइंट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। और एज क्या है इनकी, मैक्सिमम 65 ईयर्स, ठीक है। फिर 2 तरीके से ये छोड़ सकते हैं, रिजाइन कर देंगे या फिर रिमूवल। अगर रिजाइन करेंगे तो रेजिग्नेशन लेटर देंगे और 3 मंथ्स तक उनको ऑफिस में अभी रहना है, ठीक है। मतलब उनका नोटिस पीरियड कितने महीने का हो गया, 3 मंथ्स का। उसके बाद अगर रिमूवल करना है तो कौन कौन कंडीशंस फुलफिल होती हैं जो रिमूव करते हैं, सबसे पहले इंसॉल्वेंट हो गया, फिर दूसरी पेड एम्प्लॉयमेंट में जाके नौकरी कर रहा है, उसके बाद कन्विक्ट, जेल गया है फॉर एनी मॉरल टर्पिट्यूड, उसके बाद फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद लास्ट अपनी ही पोजीशन का मिसयूज कर रहा हो, ठीक है, या अपनी ही पोजीशन को अब्यूज कर रहा हो, और या फिर मेंटली फिजिकली डिसेबल हो गया तो भी हम उसको क्या कर देंगे, उस जगह से रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन है 2 साल तक सेम काम वो बाहर मार्केट में नहीं कर सकता, ना ही वो कोई लिंक बिठाएगा, जो भी अगर सीसीआई के पास अपीयर हो रहा है उनसे कोई उसको लिंक बिठाने की जरूरत नहीं है। मेरा फेवरेट पर्सन आ गया कौन, डीजी। कुछ भी करना हो तो सीसीआई किसको बोलता है, डीजी को। डीजी चाहे, डीजी किसके अप्रूवल से अपॉइंट होता है, सीजी के। और डीजी चाहे तो कौन कौन लोगों को अपॉइंट कर सकता है, एडिशनल
जॉइंट, डेप्यूटी और असिस्टेंट, ये 4 वर्ड याद करो। डीजी के साथ कौन कौन अपॉइंट हो सकता है? एडिशनल, जॉइंट, डेप्यूटी और असिस्टेंट, और सच अदर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज जो उसको डीम्स फिट लगता है कि मेरे को इन लोगों की जरूरत है अपने स्टाफ मेंबर्स में, तो उनको भी वो अपॉइंट कर सकता है। इनको पार कौन देगा? ये किसके कंट्रोल में रहेंगे? डीजी के। किसके कंट्रोल में रहेंगे? डीजी के। इन लोग सबकी सैलरी एज में भी प्रिस्क्राइब, सैलरी अलाउंस जो भी एज में भी प्रिस्क्राइब में चला जाएगा चाहे तो। और सेक्रेटरी, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल ऑफिसर्स, अदर एम्प्लॉयज भी अपॉइंट कर सकता है। तो कमीशन चाहे तो अपने साथ डीजी के साथ ये सारे लोग भी अपॉइंट कर सकते हैं। कौन कौन? सेक्रेटरी, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल, अदर ऑफिसर्स और एनी एम्प्लॉयज। जो कमीशन है उसके ड्यूटीज और फंक्शंस क्या है बच्चे? जो पर्पस था कंपटीशन एक्ट का, याद आया? ड्यूटी कमीशन एक्चुअली करेगी क्या? सबसे पहले क्या करेगी? देखो अपन ने पॉइंट्स बनाए थे। सबसे पहली ड्यूटी क्या है उसकी? टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस जिसकी क्या है? एडवर्स इफेक्ट कंपटीशन। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रमोट एंड सस्टेन इन द। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रोटेक्ट द। ये सब कौन कर रहा है? कमीशन। उसके बाद क्या है? इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड अदर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट। चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अदर एजेंसीज के साथ भी जो फॉरेन में उनके हेल्प लगे तो उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का अग्रीमेंट में भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो सीसीआई की ड्यूटीज वही है जो कंपटीशन एक्ट का क्या था? पर्पस था। रिवीजन बहुत जरूरी है। इतना क्विक देखो, हाफ आवर हुआ है। हमने आई थिंक 11:05 11:10 चालू किया और इट्स 11:40। हाफ आवर में आपका मतलब काफी सारा चैप्टर रिवाइज हो गया। लास्ट टॉपिक पे हम आ गए जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इंक्वायरी। अब देखो बच्चे, हमने क्या किया? अग्रीमेंट्स में एंटर कर लिया। ठीक है, तो अपन ने ही ना एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट किया। तो कोई एक अपन लोगों ने किया, इस बंदे को हमने मार्केट में एंट्री नहीं दी, तो ये क्या करेगा? ये क्या कर सकता है? सीसीआई को इंफॉर्मेशन दे सकता है कि भैया मेरे को मार्केट में एंटर करने की दिक्कत जा रही है, इन लड़कियों ने मिलके क्या कर लिया है? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट कर लिया, आपस में बिजनेस करती हैं और मुझे कंपटीशन में एंटर करने नहीं दे रही हैं। सीसीआई इसके इंफॉर्मेशन को देखेगा और फिर क्या बिठाएगा? इंक्वायरी। इसकी बात मानेगा क्या सीसीआई एक बार में? नहीं, सीसीआई खुद आके हमको चेक करेगा, इंक्वायरी करेगा और फिर बताएगा कि हमारे अग्रीमेंट से अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो अब दो टॉपिक्स है, एक है इंक्वायरी इनटू सर्टेन अग्रीमेंट्स, इसी के साथ इंक्वायरी इनटू डोमिनेंट पोजीशन, और एक और क्या है बच्चे? इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशंस। ठीक है, टोटल तीन तीन सेक्शंस पढ़े थे ना, 3 4 6। ठीक है, 3 4 5 ना, 3 4 6। तो वो हाँ, पर अब ये सारे जो आपने एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, डोमिनेंट पोजीशन और कॉम्बिनेशन इनको किया, तो इनके पीछे क्या बिठाएगी सीसीआई? इंक्वायरी। अब इंक्वायरी वो कब बिठाएगी? अगर मैं देखूं सर्टेन अग्रीमेंट्स और डोमिनेंट पोजीशन, तो इधर सुओ मोटो मतलब अपनी मर्जी से। ठीक है, सुओ मोटो मतलब अपनी मर्जी से। ओन मोशन लिखा होगा आपकी बुक में, देखो ओन मोशन। तो ओन मोशन मतलब अपनी मर्जी से, ओन मोशन मतलब अपनी मर्जी। तो सीसीआई को खुद से अगर लगा कि अरे यहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट हो रहा है, तो वो खुद से इंक्वायरी कर लेगा, या फिर वेदांत जैसे किसी पर्सन से इंक्वायरी आई हो तो उससे, या फिर वेदांत के कोई एसोसिएशन से कोई इंफॉर्मेशन आई हो, तो वो क्या बिठाएगा? इंक्वायरी। रेफरेंस कौन देता है उनको? तुम लोगों ने तो अटेंड किए। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी रेफर कर सकती है, भैया मुझे लग रहा है मेरे स्टेट में एक एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट बैठा हुआ है। क्लियर है? इसके दो पॉइंट्स। कमीशन में इंक्वायर इनटू अलेज्ड कॉन्ट्रवेंशन। कॉन्ट्रवेंशन मतलब जब प्रोविजन के आप अगेंस्ट जाते हो या प्रोविजन का फुलफिलमेंट नहीं करते हो। तो अगर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 4 क्या था बच्चे? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, तो ईदर ऑन ओन मोशन यानी खुद से, या फिर रिसीट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन, कंज्यूमर और देयर एसोसिएशन और ट्रेड एसोसिएशन, और क्या लिखा है? रेफरेंस मेड टू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल सकता है? भैया जाके क्या करो? इंक्वायरी करो, चेक करो जाके कि कहीं एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन तो नहीं हो रहा। क्लियर हुआ सबको?
कब तक दे सकते हो ये इंफॉर्मेशन? 3 साल तक। अगर आज आपको लग रहा है कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट हुआ है तो 3 साल तक सीसीआई आपका वेट करेगा कि भाई मुझे क्या दे दो, इंफॉर्मेशन। 3 साल बाद आए तो क्या कर देगा, दरवाजा बंद कर देगा कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन नहीं सुनूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई सफिशिएंट कॉज हो, क्या हो, सफिशिएंट कॉज, कि मैं बीमार था, मेरी फैमिली में बीमार थे लोग, मैं बाहर था, मुझे आइडिया नहीं था आप कौन हो, मुझे नॉलेज नहीं था, तो सीसीआई सुन लेगा उसका, हाँ सुन लेगा उसकी बात कि ठीक है कंडोनेशन ऑफ डिले देता हूं, कि मैं तुम्हें मान लेता हूं कि चलो तुम बीमार थे तो मैं तुम्हारी बात 3 साल के बाद भी सुनने रेडी हूं। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ये अपन ने पढ़े थे रेलेवेंट मार्केट। और अच्छा, अब अपन देख रहे हैं कि एक अग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदर एन अग्रीमेंट इज हैविंग अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट और नॉट, ये चेक करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए ये 5 या 6 चीजें वो चेक करेंगे। कौन चेक करेंगे? सीसीआई, ठीक है। पहली चीज क्या चेक करेंगे वो, कि कहीं मार्केट में लोगों को एंट्रेंस करने में दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर वेदांत को दिक्कत हो रही है मतलब क्या हो रहा है, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट हो रहा है। दूसरा उन्होंने क्या देख दिया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन, मैं आपका कॉम्पिटिशन थी, आप मुझे क्या कर रहे हो, धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो, मतलब आपका एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट हो चुका है। उसके बाद क्या हो रहा है, कंपटीशन का कंप्लीट क्लोजर हो रहा है, तो भी क्या लगेगा हमको, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। उसके बाद क्या हो रहा है, बेनिफिट्स हो रहे हैं या तो कुछ ज्यादा ही कंज्यूमर्स को, या फिर कंज्यूमर्स के साथ नुकसान हो रहा है। उसके बाद क्या है बच्चे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट दिख रही है मुझे प्रोडक्शन में। जैसे अमूल वाला एग्जांपल दिया था तो उसकी इंप्रूवमेंट हो गई थी ना, प्राइस कम हो गया था और अच्छा लेवल का प्रोडक्शन। तो अगर कुछ आपने ऐसे कार्टल फॉर्म किया है, कोई अग्रीमेंट किया है, तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो गई है प्रोडक्शन, या फिर प्रमोशन हो गया है किसी टेक्निकल, साइंटिफिक या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये सारी चीजें वो चेक करेंगे कि वेदर एन अग्रीमेंट इज हैविंग अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट और नॉट। तो इंक्वायरी करने के लिए 6 चीजें अग्रीमेंट में, क्या क्या, पहली बैरियर्स टू एंट्रेंस इन द मार्केट, दूसरा existing competitors driving outside the market, तीसरा foreclosure of competition, चौथा benefits और harms to the consumers, पांचवा इंप्रूवमेंट और ऐसा ही प्रमोशन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। क्लियर हुआ सबको? अब अगर मैं देखूं कि मैं डोमिनेंट पोजीशन में, डोमिनेंट पोजीशन को एंजॉय कर रहा है, मुझे इसकी इंक्वायरी बिठानी है, तो मैं सबसे पहले ये एम तक होंगी चीजें वो चेक करूंगा। सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, मार्केट शेयर, भैया तू डोमिनेंट पोजीशन में, तेरा मार्केट शेयर कितना है। दूसरा क्या चेक करेगा, साइज एंड रिसोर्सेज। फिर क्या चेक करेगा, साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद इकोनॉमिक पावर के कितना कमर्शियल एडवांटेज हो रहा है आपको मार्केट में, कि सब आप ही से ही चीजें खरीद रहे हैं। उसके बाद वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब आपके नीचे सब कोई आपके से ही डील करने बैठे हैं, आप ऊपर बैठे हो, आपके नीचे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस में क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या है बच्चे, कंज्यूमर की कंप्लीट क्या हो गई है, डिपेंडेंसी, तभी आप डोमिनेंस क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद मोनोपोली क्रिएट करके बैठे हो। उसके बाद एंटी बैरियर्स कर दिया। उसके बाद काउंटर वेलिंग बाइंग पावर, कीप ऑन, पीपल आर जस्ट बाइंग बाइंग, कोई भी रेट दे दो, लोग रेडी हैं आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो डोमिनेंट पोजीशन डाउट होने लगेगा। उसके बाद आपका क्या स्ट्रक्चर है, आपका क्या साइज है। उसके बाद सोशल ऑब्लिगेशन एंड सोशल कॉस्ट, मार्केट में आपको कितना एडवांटेज मिल रहा है, और लास्ट एनी अदर फैक्टर। अब ये सारे पॉइंट्स मेरे साथ सब याद करेंगे, ठीक है, सब मैं फटाफट याद करा दूंगी। पहला देखो, पहला मैं बोलती हूँ फिर रिपीट करना, ठीक है। पहला क्या है, मार्केट शेयर ऑफ द एंटरप्राइज, पहला मार्केट शेयर। दूसरा साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। तीसरा साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिशन। चौथा इकोनॉमिक पावर कितना है, कमर्शियल एडवांटेज कितना है। उसके बाद पांचवा वर्टिकल इंटर। एक बार फिर से ए से बोलो, ए क्या था, मार्केट शेयर। दूसरा, तीसरा साइज एंड इंपॉर्टेंस। चौथा इकोनॉमिक पावर एंड कमर्शियल एडवांटेज। फिर पांचवा वर्टिकल इंटीग्रेशन। फिर 6 एफ से आते हैं। सबसे पहला एफ क्या है, कंज्यूमर्स की क्या हो रही है, डिपेंडेंस, डिपेंडेंसी ऑफ द कंज्यूमर्स। उसके बाद मोनोपोली या डोमिनेंट पोजीशन कर लिया। उसके बाद एंटी बैरियर्स देने लग गए। उसके बाद काउंटर वेलिंग बाइंग पावर। फिर से एफ से क्या था, एफ 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 डिपेंडेंसी ऑफ द कंज्यूमर्स। फिर क्या था, मोनोपोली। उसके बाद एंटी बैरियर्स। उसके बाद काउंटर वेलिंग बाइंग पावर। उसके बाद लास्ट के 4, पहला क्या है, मार्केट शेयर। उसके बाद
सोशल ऑब्लिगेशन, फिर रिलेटिव एडवांटेज कितना है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आपने कितना वो किया है कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब फिर से ए से देखते हैं, ए क्या है, मार्केट शेयर, दूसरा साइज ऑफ द मार्केट, तीसरा साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिशन, चौथा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पावर, उसके बाद वर्टिकल इंटीग्रेशन, एफ से क्या था, डिपेंडेंसी ऑफ द कंज्यूमर, उसके बाद क्या है मोनोपोली, उसके बाद क्या है एंटी बैरियर्स, उसके बाद क्या है काउंटरवेलिंग बाइंग पावर, उसके बाद क्या है साइज ऑफ द मार्केट, साइज कितना है आपका, उसके बाद सोशल ऑब्लिगेशन कॉस्ट, उसके बाद रेलेवेंट एडवांटेज कंट्रीब्यूशन बाय टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहले 6 थे अग्रीमेंट को लेके, फिर एम तक किसके थे, डोमिनेंट पोजीशन को। अब सबको इजीली रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, और पूरे एम तक हमको लिख के आने हैं। ठीक है, फिर अपन ने देखा था रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट और रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट में क्या क्या फैक्टर्स चेक करते हैं। अब देख रहे हैं इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन बाय कमीशन, मतलब अगर आपने कॉम्बिनेशन किया है, ठीक है, और वो कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट लेके आ रहा है, तो हमको उस पे क्या करनी पड़ेगी, इंक्वायरी। इसमें भी डीजी के बोलने पर, किसी के रेफरेंस देने पर, किसी की पर्सन से इंफॉर्मेशन आने पर, या फिर ओन मोशन जाके सीसीआई क्या कर लेगा, कॉम्बिनेशन में इंक्वायरी कर लेगा। क्या कर लेगा, इंक्वायरी कर लेगा। जब इसकी इंक्वायरी ये बिठाएगा तो ये कुछ फॉलोइंग चीजें चेक करेगा। जैसे वहां पे आपको कितना टाइम मिल रहा था कॉम्बिनेशन की, डोमिनेंट पोजीशन और एंटरप्राइज अग्रीमेंट्स की अगर देनी हो इन्फॉर्मेशन तो 3 इयर्स, यहाँ पे वही चीज कितनी है, 1 साल, यहाँ पे कितनी है, 1 साल। 1 साल के बाद आओगे तो आपके लिए दरवाजे क्या हैं, बंद हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स है बच्चे कॉम्बिनेशन के, वेदर अ कॉम्बिनेशन इज लाइकली टू कॉज अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट और नॉट, ये चेक करने के लिए भी कुछ पॉइंटर्स दिए, थोड़े सिमिलर पॉइंटर्स हैं जैसे डोमिनेंट पोजीशन था। देखो पहला क्या है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट्स इन द मार्केट। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन बिठाया तो अगर कॉम्बिनेशन क्या होता है, इधर इंडिया लेवल पे, इधर इंडिया से बाहर लेवल पे, तो हमको देखना है कितना इंपोर्ट आपका है, क्या लेवल है आपके इंपोर्ट्स का। दूसरा क्या है बच्चे, बैरियर्स टू एंट्री, क्या उसमें भी था बैरियर्स टू एंट्री। उसके बाद क्या है, लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द मार्केट, आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन है। और फिर काउंटरवेलिंग बाइंग पावर उसमें भी था, इसमें भी उसका डिग्री चेक होगा। उसके बाद लाइक्लीहुड कि हमने क्या कर लिया है, आपने कंबाइन करके क्या कर लिया है, प्राइस ओवरली इंक्रीज कर लिया है। उसके बाद कंपटीशन को आपने क्या कर लिया, सस्टेन करने के लिए अफेक्ट कर दिया है। और फिर एक्सटेंड टू कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है हम वो चेक करेंगे। फिर क्या है, आपका मार्केट में शेयर कितना है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को बाहर कर दिया। फिर आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन यहाँ पे भी चेक होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलिंग बिजनेस। उसके बाद फिर इनोवेशन कितना किया, और लास्ट क्या है, रिलेटिव एडवांटेज। एक बार सबको ये भी मेरे साथ याद करेंगे, पहला एक्चुअल एंड लेवल पोटेंशियल, इंपोर्ट्स के थ्रू कितना पोटेंशियल है आपका। ठीक है, उसके बाद बैरियर्स को आप एंट्री नहीं दे रहे, मतलब एंट्री में बैरियर्स लगा दे रहे। उसके बाद कितना कंसंट्रेशन है। उसके बाद काउंटरवेलिंग बाइंग पावर। उसके बाद इंक्रीज प्राइस। उसके बाद इंक्रीज प्राइस। उसके बाद कितना कंपटीशन सस्टेन कर पा रहा है। उसके बाद कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। तो यहां से एक बार फिर से देखो, ई से पहला क्या है, इंक्रीज प्राइस, दूसरा सस्टेन कंपटीशन, तीसरा सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी, उसके बाद मार्केट शेयर, उसके बाद आउटसाइड कर देना कॉम्पिटिटर्स को, उसके बाद वर्टिकल इंटीग्रेशन, उसके बाद फेलिंग बिजनेस, उसके बाद एक्सटेंट ऑफ इनोवेशन, और लास्ट रिलेटिव इंटरवेंशन। पहला वाला क्या था बच्चे, पोटेंशियल लेवल इंपोर्ट्स इन द मार्केट, उसके बाद एंट्री बैरियर्स, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन का लेवल, उसके बाद काउंटरवेलिंग की डिग्री, उसके बाद इंक्रीज प्राइस, उसके बाद सस्टेन कंपटीशन, उसके बाद सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबिलिटी, उसके बाद मार्केट शेयर, उसके बाद वेगरस को आउटसाइड कर देना कॉम्पिटिटर्स को, उसके बाद वर्टिकल इंटीग्रेशन, देन पॉसिबिलिटी ऑफ फेलिंग बिजनेस और एक्सटेंट एंड लेवल ऑफ इनोवेशन, और लास्ट रिलेटिव एडवांटेज। गुड, contribution by economic development, same point.
ठीक है। अब अगर आप आपको कुछ अपन ने देखा था कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी रेफरेंस दे सकते, अपन ने पढ़ा था ना, तो वो जो रेफरेंस देगी उसके बाद, क्योंकि ये लोग बड़े लोग होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज होती है, तो इनका अगर रेफरेंस आता है तो सीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ओपिनियन, अपनी रिपोर्ट बार बार किनको भेजे, इन अथॉरिटीज को, भैया तुमने ये रेफरेंस दिया था, हमको पता चला यहाँ पे कोई भी अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये ओपिनियन देना पड़ेगा, और अगर लग रहा है कि अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो फिर वो भी देना पड़ेगा और उनसे भी ओपिनियन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने होमवर्क दिया था, रीड किया, रेफरेंस बाय कमीशन और रेफरेंस बाय, हाँ, जिन्होंने नहीं किया वो होमवर्क लिखो, आज करके आना। ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक नया है, फ्रेश, प्रोसीजर, किस तरीके से इंक्वायरी होती है अग्रीमेंट्स और डोमिनेंट पोजीशन में, और किस तरीके से इंक्वायरी होती है कॉम्बिनेशन में, तो वो हम कल से पढ़ेंगे। आज हमने पूरा कंपटीशन ब्रश अप कर लिया, अब दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा कि क्या 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 हुआ है। अब इतना मुझे लग रहा है कि आपको याद हो जाए यहां तक। ठीक है, अग्रीमेंट्स की इंक्वायरी तक, प्रोसीजर से हम अलग पार्ट कर लेते हैं भले, पर इतना आप याद करने की कोशिश करो। आई थिंक बाय ट्यूसडे हम टेस्ट रखने की कोशिश करेंगे, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, एब्सेंट मत हो, अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। कल मैं सोच रही हूँ आज अगर आप एक बार रीड करके, तो कल हम एक दो क्वेश्चन वापस वो राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे एक बार। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक और अच्छी चीज हो जाएगी, तो वो जरूरी है। थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे, आखिरी के 15 मिनट्स एक राइटिंग प्रैक्टिस करें, भले एक क्वेश्चन करें या दो, पर हम करेंगे। ठीक है।